जनन। जैसा कि हम जानते हैं कि एक चिड़िया हमेशा अंडे को जन्म देती है, एक कुत्ता अपने ही जैसे कुत्ते को, एक बिल्ली बिल्ली को, हम मनुष्यों के द्वारा मनुष्य को ही जन्म दिया जाता है। आखिर यह जन्म देने की प्रक्रिया क्या होती है और कैसे होती है, इन सभी बातों की जानकारी आज के हम अपने इस अध्याय में करें। जनन, यह प्रक्रिया क्या पोषण, श्वसन, उत्सर्जन जैसे ही नितांत आवश्यक है? नहीं। तो फिर आखिर जनन होता क्यों है? अगर खाना खाना और पचाना हमें जीने के लिए जरूरी है, तो क्या जनन हमारे जीने के लिए आवश्यक नहीं है? फिर भी यह हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान नए जीव यानी संतति को उत्पन्न करते हैं। अगर जनन ना हो तो जीवों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जनन के द्वारा पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है तथा किसी जीव के मृत्यु होने के बाद भी उसकी जाति पृथ्वी पर इसलिए बनी रहती है क्योंकि जनन हो रहा है। यह जो जनन प्रक्रिया है, यह छोटे जीवों से लेकर एक कोशिक जीवों से लेकर बहुकोशिक जीव, विशालकाय जीवों तक सब में पाया जाता है। अगर हम वर्ग नवम के कोशिका चैप्टर को याद करें तो हमने देखा था वहां कि कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और उस केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए ही किसी गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में सक्षम होता है। तो यह जो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता गुणों की तथा जाति की बनी रहती है, वह सिर्फ और सिर्फ जनन के द्वारा ही संभव है। इसलिए अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि वह कौन सी प्रक्रिया है जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है, तो उसका उत्तर जनन होगा। जनन, अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो जनरली कहा जाता है कि वह अपने चाचा, मामा, पापा, माँ के जैसा देखने में है, लेकिन क्या हूबहू वो अपने माता पिता या दादा दादी या चाचा फुआ जैसे होते हैं? नहीं ना। उनके आकार, आकृति, कहीं बाल की संरचना में, आंखों के रंग में अंतर पाया जाता है, और यह अंतर इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि यहाँ डीएनए में जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कोशिका विभाजन के दौरान जब डीएनए बढ़ता है तो उसकी संरचना में बदलाव आता है, और यही बदलाव विभिन्नता लाता है। यानी समान होते हुए भी बच्चे अपने माँ बाप से अलग होते हैं क्योंकि उनकी डीएनए की संरचना में अंतर होता है। यह जो विभिन्नता है आखिर जरूरी क्यों है? हम अपने ही जीवन काल में अगर देखें तो बचपन में हम जैसे कॉकरोच को देखा करते थे, वो काफी बड़े कॉकरोच होते थे, लेकिन धीरे 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 अब अगर हमारे घरों में कॉकरोच पाया जा रहा है तो उसका साइज काफी छोटा हो गया है। यह विभिन्नता के कारण ही संभव हो पाया है। विभिन्नता जीवों को वातावरण में अपने आप को अनुकूलित करने के लिए आवश्यक है। तो अगर यह पूछा जाए कि विभिन्नता क्यों आवश्यक है, तो विभिन्नता भी जीवों को पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह जरूरी नहीं है कि हर एक विभिन्नता उसके लिए आवश्यक हो या उसके लाइफ को जीने के लिए सपोर्ट करे। कुछ विभिन्नताएं ऐसी भी हो सकती है जिसके कारण शायद वो जी ही ना पाए।
कभी कभी हम अपने आसपास सुनते हैं कि किसी बच्चे का जन्म हुआ, उसका एक सिर होने की बजाय 2 सिर या 4 पैर है, तो वैसे बच्चों का जीवन संभव नहीं हो पाता है। यह विभिन्नता वहाँ उसके लिए सुटेबल नहीं थी, लेकिन वैसी विभिन्नता जो उसे वातावरण में एडजस्ट करने में सहायक होते हैं, वैसी विभिन्नताओं के साथ वह अपना जीवन आगे बढ़ाते जाता है। अगर हम मनुष्यों की ही बात करें तो हमारे पूर्वज कहते हैं ना, बंदर थे, यानी उनकी पूंछ हुआ करती थी। लेकिन जब बंदर पेड़ से नीचे उतरे तो उनके लिए पूंछ की कोई आवश्यकता नहीं थी और धीरे धीरे पूंछ समाप्त होते गए। आज भी हमारे शरीर में जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, उसका निचला सिरा एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पूंछ के प्रमाण स्वरूप है। तो यह विभिन्नता के कारण ही हो पाया है, यानी यहाँ समानता, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों की जो समानता होती है वह भी डीएनए के कारण होती है, और विभिन्नता जो होती है वह भी डीएनए के कारण होती है। और ये डीएनए पाया कहाँ जा रहा है? तो यह डीएनए पाया जा रहा है कोशिका के केंद्रक में। आखिर यहाँ इन बातों की चर्चा क्यों आवश्यक थी? इन सभी चीजों को आगे हम डिटेल में जानेंगे। अब हम देखेंगे कि जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। जनन जिसे रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है अंग्रेजी में, लैंगिक जनन जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन जिसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यह जो लैंगिक जनन है, इसमें नर और मादा दोनों की भागीदारी से नए संतति को जन्म दिया जाता है, यानी यहाँ मेल और फीमेल दोनों का ही होना इस प्रकार के जनन के लिए जरूरी होता है। यह जंतुओं में और बड़े पौधों में देखा जाता है, जबकि अलैंगिक जनन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, यह छोटे जीव और पौधों में भी कुछ हद तक देखा जाता है। अलैंगिक जनन वैसे जनन को कहा जाता है जिसमें एकल जीव द्वारा जनन किया जाता है, यानी यहाँ नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ एक ही जीव अपनी जैसी संतति को उत्पन्न करता है। तो यह था अंतर लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच। पाठ के पहले भाग में हम अलैंगिक जनन की विस्तृत चर्चा करेंगे। अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह जैसा कि मैंने बताया छोटे जीवों में देखा जाता है। इस प्रकार के जनन में बहुत अधिक विभिन्नताएं नहीं देखी जाती है, क्योंकि एक ही जीव अपने जैसी संतति को जन्म दे रहा है। यह अलैंगिक जनन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन, पहला अलैंगिक जनन होता है खंडन। खंडन यानी फीजन। खंडन शब्द से हमें पता चल रहा है कि टुकड़ों में बंटना। वैसे जीव जो टुकड़ों में बंटकर अपने जैसे संतति को उत्पन्न करते हैं, जैसे खंडन 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। द्विखंडन और बहुखंडन, यह जो द्विखंडन होता है, द्वि यानी 2, तो खंडन की वह पद्धति जिसमें छोटे जीव अपने 2 टुकड़ों में बंट जाता है और अपनी ही जैसी संतति को उत्पन्न करता है, जैसे अमीबा। अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन देखा जाता है। अमीबा जिसकी अपनी कोई संरचना नहीं होती है, उसके केंद्र में केंद्रक पाया जाता है। जब वह एक निश्चित साइज तक बड़ा हो जाता है तो बीच से उसमें डिप्रेशन होने लगता है। कुछ इसी प्रकार जैसे अगर आटे की लोई आप रोटी बनाते समय लेते हैं और वह अगर बड़ा हो जाए तो उसे क्या करते हैं, आप 2 भाग में बीच से उसे पतला करते हैं और 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं।
ठीक उसी तरह अमीबा में द्विखंडन देखा जाता है। इसमें जैसे अमीबा है, इसके बीच में केंद्रक है, यह केंद्रक बीच से पतला होना शुरू हुआ और फिर एक समय ऐसा आता है कि यह बीचों बीच टूट जाता है और दो अपनी जैसे छोटी छोटी संतति में बंट जाता है। यह हूबहू अमीबा के जैसा ही होगा, यानी अपने पेरेंट अमीबा के जैसा। तो यह पेरेंट अमीबा से दो भागों में टूट गया, सिर्फ टूट गया और नया जीव जन्म ले लिया। ऐसे विधि को द्विखंडन कहा जाता है।